रात के 9 बजने वाले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आपका शो है, आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं। जंग के चौथे दिन इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। इजराइल का दावा है कि हमास को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गाजा की ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखानी है। कल मैंने आपसे कहा, अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजरायली नागरिकों पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल कहता है हमास को मिट्टी में मिलाएगा, लेकिन क्या यह इतना आसान है? हमास को कौन सपोर्ट करता है? इजराइल के जानी दुश्मन कौन कौन है? सिग्नेचर स्टोरी में इस पर आज बताएंगे। इजराइल हमास की जंग पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पुतिन फिलिस्तीन के साथ खड़े दिख रहे हैं और अमेरिका इजराइल के साथ। क्या रूस और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट का नया बॉस बनने की लड़ाई शुरू हो गई है? आज एक्सक्लूसिव इसी पर। शराब के शौकीनों के लिए एक खबर आई है उत्तराखंड से। अगर आपका भी घर वहां पर है तो आप लाइसेंस लेकर 50 लीटर तक शराब घर में रख सकते हैं, पर्सनल बार और पर्सनल यूज के लिए। पीने वालों के लिए राज्य सरकार ने अच्छा मौका दे दिया। सिग्नेचर स्टोरी में सबसे पहले इजराइल और हमास के बीच वॉर के 10 बड़े डेवलपमेंट दिखाने हैं आपको। इजराइल का दावा है कि हमास के हमले में 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इसमें 123 डिफेंस फोर्सेस से थे। इजराइल के मुताबिक ऑपरेशन सॉर्ड ऑफ आयरन में हमास के 1500 आतंकी मारे जा चुके हैं। उनके शव इजराइल की जमीन पर बरामद हुए। हमास के तेल अबीब के साथ यरूशलेम के कई इलाकों में रॉकेट बरसाए गए। हर अदार और बेइतर अलीत में काफी नुकसान भी हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास की उन सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है जहां से हमास के सैकड़ों उग्रवादी इजराइल में दाखिल हुए थे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि आज गाजा बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर कर लिया गया है। हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, जंग के आखिर तक बंधकों पर कोई फैसला नहीं लेंगे। अगर हमास पर हमले और तेज हुए तो फिर इजरायली बंधकों को फांसी देनी शुरू करेंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की। मोदी को गाजा ऑपरेशन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इजराइल के साथ खड़े हैं, आतंकी हमले की निंदा करते हैं। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। कहा कि अब फिलिस्तीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के हिसाब से स्वतंत्र देश बना देना चाहिए। अच्छा, आप कितना जानते हैं इस हमास के बारे में जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं? और उसी हमास ने जिसने इजराइल पर हमला बोला था। क्या है हमास? कहां से आया? कौन है? इसके पीछे किसकी शय है और ये किसके इशारे पर काम करता है? इजराइल जैसे ताकतवर देश से लड़ने की ताकत हमास के पास कहां से आई? हमास को हथियार कौन सप्लाई करता है? हमास की पूरी कहानी है क्या? गाजा में जो बारूदी जंग छिड़ी है, उसकी कहानी इजराइल के वजूद में आने के दौर तक जाती है। 14 मई 1948 यही तारीख थी जब इजराइल नाम का देश वजूद में आया था। इजराइल बनने के अगले दिन ही युद्ध शुरू हो गया था। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में फिलिस्तीन भी शामिल था, लेकिन अरब देशों पर यहूदी भारी पड़े। 1 साल बाद जंग खत्म हुई। इजरायली फौज ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया। फिलिस्तीन का बड़ा इलाका इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टिस लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 इलाके बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है। 70 के दशक में फिलिस्तीन में एक नेता उभर कर आता है। नाम था यासिर अराफात। अराफात ने पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 20 साल में पीएलओ ने इजराइल पर कई हमले किए। इजराइल के खिलाड़ियों और एम्बेसीज को निशाना बनाया। 2 दशक तक पीएलओ के इजराइल पर हमले होते रहे, लेकिन 1993 में दोनों ने
शांति की एक नई पहल की। 1993 में पीएलओ के नेता यासिर अराफात और इजरायली पीएम यित्ज़हाक रबिन ने एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक पीएलओ कट्टरपंथ और हिंसा का रास्ता छोड़ेगा तो इजरायल ने भी शांति का वादा किया। समझौते के बाद फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी बनाई गई, जो इंटरनेशनल लेवल पर फिलिस्तीन की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन फिलिस्तीन के एक गुट को ये पसंद नहीं था। उस गुट का नाम था हमास। ओस्लो समझौते के 2 साल बाद इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबिन की हत्या कर दी जाती है। इल्जाम राइट विंग समर्थकों पर लगता है और यहीं से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का नया दौर शुरू होता है, जिसके सेंटर में था हमास। हमास का पूरा नाम हरकत उल मुक़ावमा अल इस्लामिया है। 1989 में पहले हमले को अंजाम दिया, जिसमें 2 इजरायली मारे गए। यासीन के जेल जाने के बाद अक्टूबर 1994 में हमास ने पहला फिदाइन हमला किया। तेल अवीव में हुए उस हमले में 22 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 1988 में हमास ने अपना पहला चार्टर प्रकाशित किया, जिसके बाद हमास के हमले तेज होते चले गए। 2004 में इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास का संस्थापक शेख अहमद यासीन मारा गया। साल 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा छोड़ दिया। तभी से गाजा में हमास की हुकूमत रही है। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि हमास के वजूद के पीछे कुछ हद तक इजराइल का भी हाथ है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा इजराइल के ही एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल यित्ज़हाक सेगवे ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। 80 के दशक के दौरान गाजा में इजरायली मिलिट्री जनरल रहे सेगेव ने कहा था कि उन्होंने गाजा में तैनाती के दौरान यासिर अराफात के संगठन पीएलओ को काउंटर करने के लिए फिलिस्तीन इस्लामिक मूवमेंट को फंडिंग की थी। इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें बाकायदा बजट दिया गया था, जिसे गाजा में मस्जिदों को बांटा जाता था, दिया जाता था। 2009 में कुछ इसी तरह की बात इजराइल के धार्मिक मामलों के अफसर रहे एबनर कोहेन ने भी अमेरिकी मैगजीन द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कही थी। कोहेन 2 दशक तक गाजा में पोस्टेड रहे थे। हालांकि इन दावों में कितना दम है, इसे हम साफ तौर पर पुख्ता नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा पुरानी चीजों में मिलता है। हमास के हमले में इजराइल को सदमा लगा है, सारे हैरान हैं। दुनिया भी सरप्राइज महसूस कर रही है कि महज 36 साल पुराना कोई संगठन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। हमास की ताकत के पीछे इसे मिलने वाली फंडिंग है, और फंडिंग कहां से आती है ये भी आपको समझाते हैं। वैसे तो हमास को कई देशों से फंड्स मिलते हैं, लेकिन इस लिस्ट में ईरान टॉप पर है। ईरान, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास को 70% पैसा और मदद ईरान से मिलते हैं। ईरान के अलावा तुर्की, सीरिया और कतर में भी हमास को बड़ी फंडिंग होती है। दुनिया भर में रह रहे फिलिस्तीनियों ने भी हमास को डोनेशन मिलता है, वो उनको डोनेशन देते हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी देशों से भी हमास फलता फूलता है। हमास की पॉलिटिकल पावर किसको मानते हैं? फिलहाल इस्माइल हिनियेक उनके हाथ में है इसकी, और वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं कतर में, उसकी राजधानी दोहा से ऑपरेट करते हैं। हमास की जो टॉप लीडरशिप है वह हमेशा भूमिगत रही है और कभी भी खुलकर सामने नहीं आई है। हमास की लीडरशिप हमेशा यह इंश्योर करती है कि अगर उन्होंने कहीं पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया या उनका कोई वीडियो लीक हुआ तो वो पृष्ठभूमि में कोई भी जियोग्राफिकल फीचर यानी कोई बिल्डिंग या कोई पेंटिंग ऐसी रखते हैं ताकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भ्रमित हो जाएं कि हमास की वह लीडरशिप कहां पर छुपी हुई है। वैसे दुनिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी इस बात को लेकर भी दंग है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कर कैसे दिया, और इजराइल की होशियार समझे जाने वाली गुप्तचर एजेंसी मोसाद को हवा भी नहीं लगी। क्या ये वैसा ही था जैसे रूसी टैंक यूक्रेन को घेर कर खड़े हो गए थे और अमेरिकी एजेंसी CIA कह रही थी कुछ नहीं होगा? इजराइल के लिए अपनी किलेबंदी उसका सर्वाइवल का सवाल है, चाहे वह सीमा पर नाकेबंदी हो, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस या फिर हर नागरिक के लिए
अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग। हमास के इस अटैक से इजराइल के सारे सुरक्षा घेरे ध्वस्त दिखलाई दिए। हमास ने आखिर ये किया कैसे? बॉर्डर तोड़कर इजराइल में घुसकर मारा। पैराशूट से उतरकर मारा। सुरंग से निकलकर हमला किया। चलती गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। घर को आग के हवाले कर दिया। इतना सब कुछ हो गया, सैकड़ों यहूदी मारे गए और इजराइल को पता नहीं चला। सवाल है क्यों? आखिर हमास ने मोसाद को चकमा कैसे दिया? हमास की स्ट्रेटजी इजराइल पर कैसे भारी पड़ी? हमास के बर्बर हमले को रोकने में इजराइल नाकाम कैसे हो गया? कहने को इजराइल के पास हाईटेक सर्विलांस हैं। गाजा पर नजर रखने के लिए इजराइल के पास अलग से सैटेलाइट्स हैं। हमास के हर एक व्यक्ति के फोन टैप किए जाते हैं और इजराइल के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम उन पर लगातार नजर रखता है। अमेरिका भी इंटेलिजेंस शेयर करता है। ड्रोन्स की तैनाती, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, बॉर्डर चेक पॉइंट्स, हमास के रॉकेट्स रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम, सब कुछ तो था। इजराइल खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर कहने लगा था। फिर गलती कहां हुई? इन सवालों का जवाब अमेरिका और इजराइल मिलकर तलाश रहे हैं। कुछ के मिले भी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है हमास के हमले के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक दूसरे से मोबाइल फोन या मैसेज पर कोई संपर्क नहीं किया। छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग करके अटैक की प्लानिंग के बारे में बताया। कौन कहां से बॉर्डर पार करेगा, इस पर आमने सामने ब्रीफिंग दी। वाकई इजराइल पर हमला दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। हमास के 1000 से ज्यादा हथियारबंद सीमा में घुस गए और इजराइल को रिएक्ट करने में काफी देर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के मुखबिरों तक को हमास की साजिश का अंदाजा नहीं लगा। इजराइल के पास गाजा पट्टी से हाई क्वालिटी ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट्स हमास के पास एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी जैसी बात कर रहे हैं, तो कुछ ये भी मानते हैं कि बॉर्डर पर बनी सुरंगों के जरिए इजरायली सैटेलाइट को चकमा दिया गया। इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी की रिसर्च बताती है कि 2007 से गाजा पट्टी पर कब्जे के बाद से ही हमास ने जासूसों की टीम तैयार की। इनके जरिए इजराइल के हथियार, ट्रेनिंग, टिप्स, डिप्लॉयमेंट की स्टडी की और मोसाद के एक्शन पर नजर रखी। रिपोर्ट में जिक्र इस बात का भी है कि इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोसाद को आगाह किया था, इंटेलिजेंस भी शेयर की थी कि बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मोसाद ने इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं दिया और गाजा पट्टी की बजाय वेस्ट बैंक पर फोकस रखा। नतीजा, हमास ने गुरिल्ला स्टाइल हमले को अंजाम दे दिया। एक तरफ इजराइल पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस सर्वेलेंस बेचने वाला सबसे बड़ा कारोबारी है, दूसरी तरफ उसकी तमाम तैयारी खुद उसके काम नहीं आई। अच्छा, इस हमले से पहले तक इजराइल में चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, देश के हालात कैसे थे? हो ये रहा था कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और उनकी सरकार पर खतरा भी मंडरा रहा था। पर हमास के हमले के बाद जंग से निपटने के लिए नेतन्याहू को पूरी छूट दे दी गई और सभी सियासी पार्टियां एकजुट हुई हैं। इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका मानना है कि उसके नागरिकों पर हमला मतलब इजराइल पर हमला है। हालांकि हमास के ताजा हमले में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह यहूदी मारे गए। 18 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में एशिया से यूरोप तक विकास का खाका खींच रहे थे। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए इजराइल की भूमिका के बारे में बताया जा रहा था। Let me show you a map of the Middle East. मैं आपको मिडिल ईस्ट का 1948 का नक्शा दिखाता हूं, जिस साल इजराइल अस्तित्व में आया था। यह है इजराइल 1948 में एक छोटा सा देश, अलग थलग, अरब जगत के दुश्मन देशों से घिरा हुआ। अपने शुरुआती 7 साल में हमने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति स्थापित की और 2020 में हमने अब्राहम अकॉर्ड करके 4 और अरब देशों से शांति समझौता किया।
अब देखिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौते से क्या हुआ। पूरा मिडिल ईस्ट बदल गया। इजराइल ने दुश्मनी की दीवार को ढहा दिया। इजराइल पूरे अरब जगत में शांति और समृद्धि की संभावना को जन्म दे रहा है। लेकिन हमने कुछ और भी किया। आपको याद होगा कुछ साल पहले मैं यहाँ ये लाल मार्कर लेकर खड़ा था, एक अभिशाप को दिखाने के लिए, परमाणु संपन्न ईरान के रूप में एक अभिशाप। लेकिन आज मैं एक बहुत सकारात्मक चीज दिखाने के लिए ये लाल मार्कर लेकर आया हूँ। इजराइल, सऊदी अरब और हमारे बाकी पड़ोसियों के बीच एक नए मिडिल ईस्ट की तस्वीर। इजराइल ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों के बीच कड़वाहट की दीवारें गिराई, बल्कि शांति और समृद्धि का एक नया कॉरिडोर भी तैयार करने जा रहा है, जो एशिया से होते हुए यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए यूरोप को जोड़ेगा। ये एक असाधारण बदलाव है, मील का पत्थर साबित होने वाला बदलाव है। A monumental change. अरब जगत में शांति सबसे बड़ी जरूरत है। ये बात इजराइल भी जानता है और कई बड़े मुस्लिम देश भी समझ चुके हैं। इसीलिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक शांति समझौते का मसौदा तैयार हो चुका था, लेकिन समझौता होने से ठीक पहले इजराइल पर अटैक हो गया और अब नेतन्याहू देश के दुश्मनों से निपटने में जुटे हुए हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। गाजा पट्टी में रहने वाले 1,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और नेतन्याहू का कहना है गाजा पट्टी में हमले आगे भी जारी रहेंगे। אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים. בסיומה של המערכה כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. हमास के हमले के बाद इजराइल की सारी सियासी पार्टियां एकजुट होकर जंग से निपटने के पक्ष में हैं और वे उसी नेतन्याहू को समर्थन दे रही हैं कल तक जिनकी सरकार भारी विरोध और प्रदर्शनों का सामना कर रही थी। We try to be together, all the Israeli here, how much we can. We're trying to figure out how to find the quickest way to come back to Israel and join our families and like be with them and cheer them up. शनिवार को इजराइल पर हमला हुआ, उसके पहले तक तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर थी और एक नए कानून के लिए नेतन्याहू सरकार का विरोध कर रही थी। Well, this is the second time in a month that the Supreme Court in Israel is discussing about a basic law. They are ruining Israeli democracy, and we don't accept it. लेकिन हमास के हमलों से 4 दिन में सिर्फ इजराइल के हालात ही नहीं बदले, बल्कि इजराइल के लोगों का मिजाज भी बदल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा देश लामबंद हो चुका है। हालांकि कई लोगों की राय है कि हमास के हमले के लिए और इजराइल को बचा ना पाने के लिए नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। हमास का एक एक सदस्य इजराइल के निशाने पर है, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इजराइल की समस्या सिर्फ हमास नहीं है। 3 और ऐसे संगठन हैं जो इजराइल के दुश्मन हैं, जो इजराइल और उनके नागरिकों को निशाना बनाते हैं और मिडिल ईस्ट की शांति में हमेशा खलल डालने की कोशिश भी करते हैं। इन 3 संगठनों के नाम हैं हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और लॉयंस डेन। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान का चरमपंथी शिया संगठन है। माना जाता है कि इसके पास 50,000 सदस्य हैं और इनके पास रॉकेट, ड्रोन, टैंक, मिसाइल जैसे सभी आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इसी के चलते कई अरब देशों ने हिजबुल्लाह पर बैन लगा रखा है। दूसरा संगठन है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। यह संगठन गाजा में ही सक्रिय है और हमास की मदद करता है। इस्लामिक जिहाद में रॉकेट मोटार से लैस करीब 15,000 सदस्य हैं। 1990 में इस संगठन ने इजराइल में कई फिदायन हमले किए, जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया जो चल रही थी वो ठप हो गई थी। इजराइल का तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरा दुश्मन है लॉयंस डेन। इस संगठन में ज्यादातर हमास और फतह के ही पूर्व सदस्य हैं। ये भी एक संगठन था फतह, उसके भी सदस्य हैं। लॉयंस डेन ने वेस्ट बैंक इलाके में आईडी ब्लास्ट किए और गोलीबारी भी करता रहता है। 2021 में इजराइल ने आतंक विरोधी कार्रवाई में लॉयंस डेन के कई नेताओं को मार गिराया था।
इजरायल और हमास की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। बदले की आग ना जाने दोनों मुल्कों को कितना बर्बाद करेगी, लेकिन ये तो तय है कि इस जंग में ना जाने कितनी बेकसूर जानें जा रही हैं और आगे भी और जाएंगी। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और खबर सीधी अमेरिका से आ रही है। थोड़ी देर में यानी रात के 10 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने देशवासियों को संबोधित कर सकते हैं। इजराइल के लिए अमेरिका समर्थन पर बोल सकते हैं बाइडेन। बंधकों को रिहा करने के मुद्दे पर बोल सकते हैं, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि बंधकों को छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे सकते हैं बाइडेन। ये बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है, देखते हैं क्या बोलते हैं बाइडेन। लेकिन इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं रूस की भी एंट्री हो गई है, जिसकी की उम्मीद कई दिनों से की जा रही थी। कम से कम पिछले 2 दिनों से तो माना ही जा रहा था कि रूस इसमें कैसे एंटर करता और किसका साथ देगा। इजराइल और हमास की जंग को 4 दिन हो गए हैं। कई पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं तो कई मुस्लिम देशों ने हमास का सपोर्ट किया है। न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन में इजराइल और फिलिस्तीन के सपोर्टर्स सड़कों पर टकरा रहे हैं। अमेरिका ने तो कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो और सैन्य सहायता भेजेंगे इजराइल को। इस बीच रूस ने फिलिस्तीन की हिमायत करके इजराइल और अमेरिका को नया चैलेंज दे दिया है। रूस को इस युद्ध से क्या लाभ होगा, पड़ताल इसकी भी बहुत जरूरी है। Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были. मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग, ये पहला और बड़ा कमेंट खुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया है। अभी तक असमंजस था कि रूस किसकी तरफदारी करेगा, किसके साथ खड़ा होगा, मगर पुतिन का बयान क्लियर है। रूस अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फिलिस्तीन के साथ दिखना चाहता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका हमास के हमले के बाद अपने दोस्त इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। Господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны. इन बयानों ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और रूस के बीच अनदेखे टकराव को हवा दी है। सवाल उठे, क्या इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका और रूस के बीच नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका बनाम फिलिस्तीन, ईरान और रूस वाला पावर सेंटर बन गया? क्या ईरान और फिलिस्तीन को आगे करके रूस मिडिल ईस्ट का नया सुपर पावर बनना चाहता है? Но, к сожалению, в немногочисленных форматах, которые ищут совместную почву для урегулирования, которые не совсем эффективно работают, как показала практика последнего времени, но тем не менее намерены и дальше прикладывать усилия и играть свою роль. अब सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बढ़ेगा तो इससे रूस के हालात पर क्या असर होगा, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है अगर इजराइल और हमास की जंग आगे बढ़ी तो फिर बात ईरान तक भी पहुंचेगी। ईरान बड़ा तेल उत्पादक देश है, अगर टकराव का दायरा बढ़ा तो फिर ईरान तेल के उत्पादन पर रोक लगा सकता है। भले ही सऊदी अरब हमास से नाराज है, लेकिन सऊदी के लोगों का अभी भी फिलिस्तीन की तरफ ही झुकाव है। ऐसे में घरेलू राजनीति की वजह से सऊदी कोई एक्शन लेता है तो तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। इससे कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यहाँ से रूस की एंट्री होती है। यूक्रेन जंग के बाद रूस तमाम आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि भारत रूस से कच्चा तेल ले रहा है और इसी तेल को यूरोप तक भी सप्लाई किया जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में तेल संकट पैदा होता है और अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू करता है तो इसका फायदा भी सीधा रूस को मिलेगा। तेल के खरीदार रूस की तरफ आएंगे और वो ओपेक देशों के साथ मिलकर अपने दम पर कीमतें तय कर सकता है। लेकिन पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में अपने दोस्तों, नए दोस्तों की परवाह करते हैं। लेकिन मॉस्को में बार बार कहा जा रहा है अमेरिका आग में घी डालने का काम ना करे।
इस युद्ध से खाड़ी देशों में भारी उथल-पुथल मची है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि आखिर होगा क्या। क्या इजराइल गाजा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है? अमेरिका और रूस किस तरह से एक दूसरे को इजराइल और गाजा और हमास के जरिए टक्कर देंगे? क्या नए शीत युद्ध की शुरुआत होगी? ये तमाम चीज़ों पर उधेड़-बुन जारी है। हम तो खुद ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, खासकर मैं, क्योंकि मैंने इराक और अफगानिस्तान युद्ध कवर किया है। तो कुछ इस तरह की नीतियां हैं वीज़ा को लेकर इजराइल की कि वो जिन लोगों ने बड़े युद्ध कवर किए हैं उनको अभी तक वीज़ा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ये मौका मिला तो जाहिर सी बात है मैं खुद आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर सब चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए अब विदेश से देश की तरफ आते हैं और चलते हैं उत्तराखंड। देश में शराब अक्सर बहस का मुद्दा रही है। ऐसी ही बहस एक बार फिर छिड़ गई है। क्यों छिड़ी है? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत शराब के शौकीन घरों में ही बार का लाइसेंस लेकर 50 लीटर तक शराब जमा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 12,000 रुपए खर्च करके। 12,000 रुपये साल की फीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। साल के 12,000 रुपए दीजिए, घर में ही बार का मजा लीजिए। ना ठेके तक जाने की जरूरत, ना समय की पाबंदी का झंझट। सरकार नई पॉलिसी लाई है, जिसके बाद से ही उत्तराखंड में शराब के शौकीनों की चांदी हो गई है। नई शराब नीति के मुताबिक उत्तराखंड के घरों में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। साल भर के लिए 12,000 रुपए लाइसेंस फीस होगी। लाइसेंस मिलने के बाद घरों में बार बनाकर 50 लीटर तक शराब रख सकेंगे। कौन सी शराब कितनी मात्रा में रख सकते हैं, इसका भी डिटेल्ड ब्यौरा दिया गया है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इंपोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। एक और जरूरी बात ये कि सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की इजाजत होगी। कैंटीन या किसी अन्य राज्य में बिकने वाली शराब को नहीं रखा जा सकता। अगर कोई शख्स घर में 50 लीटर से अधिक शराब रखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। घरों में बनाए गए बार से शराब बेची नहीं जा सकती। सालाना 12,000 लाइसेंस फीस देनी होगी। आबकारी विभाग को 50,000 रुपए की गारंटी भी देनी होगी। 21 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बार वाले कमरे में ना जाने देने का शपथ पत्र भी देना होगा। जो शख्स 5 साल से इनकम टैक्स भर रहा है वही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न करना होगा। सरकार नई आबकारी नीति को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभी तक घर में शराब रखने और लाने ले जाने के लिए 12 बोतल यानी 9 लीटर तक शराब निर्धारित है, जिसके लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं लगती। ऐसे में सवाल ये कि कोई शख्स जब 12 बोतल शराब घर में रख सकता है तो सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए ही 12,000 रुपए क्यों खर्च करेगा? वैसे देहरादून में एक शख्स ने बार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो हफ्ते भर पहले लाइसेंस जारी भी कर दिया गया। सरकार कह रही है कि घर में बार वाली नई नीति का मकसद सरकारी खजाने के लिए रकम जुटाना है, लेकिन विपक्ष को ये दलील मंजूर नहीं। गाँव दूर दूर के इलाके नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उससे लोग चिंतित थे और अब शराब के नशे में ये सरकार डुबो देना चाहती है। विपक्ष के हमले के बाद बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अति की थी। हाँ, हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें नहीं की हैं जो सामने आई हैं कि उन्होंने घरों पर शराब रखने की अनुमति दी है, लेकिन साथ में ये भी किया है कि 21 साल से नीचे का बच्चा उसमें नहीं जा पाएगा। और बीजेपी का कहना है कि घर में बार वाली जगह बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? बताइए, एक घर के अंदर एक छत के नीचे आप कैसे जो है बच्चों को वहां जाने से प्रतिबंधित करेंगे? तो ये कुल मिला के शराब माफिया के हित में बनाई गई जो है पॉलिसी है। इसी साल अप्रैल के महीने एक आरटीआई से पता चला था कि उत्तराखंड में शराब का राजस्व 22 साल में 22 गुना बढ़ा है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए आबकारी राजस्व का टारगेट 4,000 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि राजस्व बढ़ाने के और भी जरिए हो सकते हैं, तो फिर
घर घर शराब के बार खुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी। शराब के परमिट दीजिए, कोई इतराज नहीं है इसमें, लेकिन लोगों की सेहत का भी ख्याल कीजिए और घरेलू कलेश ना बढ़े, इसकी भी पूरी ध्यान रखने की जरूरत है। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। रामलीला का मंचन चल रहा था। सीन सीता हरण का था। रावण ने सीता को हरने का प्रयास किया और रामलीला देख रहे सिपाही का पारा चढ़ गया। स्टेज पर आकर रावण से भिड़ गए। रावण ने सीता का हरण तो कर दिया, लेकिन स्टेज पर माहौल बिगाड़ने के लिए सिपाही जरूर सस्पेंड हो गया। हजरत जहां खड़े हो गए वहीं उनका तख्तो ताज समझ लीजिए। शहंशाहों के नाम की दरकार भला कब पड़ती है। सो रामलीला के मंच पर हुजूर आला डायलॉग मारने चढ़े। पब्लिक ने रोका तो जनाब रूठ गए। पहले दुनिया वालों के रौब को वर्दी की ताकत से दबाया, फिर सीधे लंकापति रावण को धमकाया। गुस्सा आ गया बस, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे किसी माँ बहन से छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी सर। अब मन नहीं लग रहा, हम बाबा बनेंगे सर। थाने में हो या फिर मंच पर क्या फर्क पड़ता है। सिपाही साहब को बस इससे मतलब था कि मंच पर हो क्या रहा है। वो उनके मनमाफिक नहीं था, इसलिए जनाब बिफर पड़े। यूपी पुलिस के जवान हैं, पोस्टिंग आगरा में है। रामलीला मैदान में देखने पहुंचे थे रामलीला का मंचन। सीन सीता हरण का था। रावण ने जैसे ही सीता को हरने की कोशिश मंच पर की, जमीन पर खड़े सिपाही को दरोगा बनने में देर न लगी। शराब फराब कुछ नहीं पी रखी सर। रामलीला का शौकीन था, मैं देखने गया था और रावण का पाठ चल रहा था। सीता मैया को रावण पकड़ रहा था और मैं हनुमान जी पुजारी हूँ और पहले मैं पाठ भी कर लेता हूँ। और मेरी बॉडी अब थोड़ी सी कम है गई नहीं, मैं 96 किलो वेट का था। थोड़ा सा मैं डायलॉग बोलेगा हनुमान जी वाला। जनाब का नाम हरिश्चंद्र है। कहते हैं शराब नहीं पी, लेकिन सीधे खड़े होने में दिक्कत थी। अब जितना मर्जी लेफ्ट राइट कर लें, दुनिया के मोह माया से दूर खुद को पहले ही मुक्त मान चुके थे, अब सस्पेंड भी हो गए हैं। सिपाही हरिश्चंद्र जी गजब थे। चलिए अब आते हैं आपके कमेंट्स पर, वो भी गजब ही होते हैं। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग पर आपके रिएक्शन आए हैं, देख लेते हैं क्या है। संजीव जैन कहते हैं आपकी इजराइल और हमास के संघर्ष की समीक्षा सराहनीय है। हिंसा से केवल नुकसान होता है, परंतु एक दृष्टिकोण और भी है इस संघर्ष को देखने का। मेहमान अगर किसी के घर में अधिकार जमा ले, घर वालों को एक कमरे में रहने दे तो क्या कहें, तो क्या होगा। चलिए संजीव जी आगे है। सुजॉय लिखते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मीडिया एंड इजरायली साइकोलॉजी। Ex-PM joined the military services, entire opposition joined the sitting government, none of them asking question to the Mossad and the PM, true nationalist fighting for the future generations। बहुत अच्छा लिखा है सुजॉय जी ने। और ये क्या लिखते हैं, रमेश जी लिखते हैं जोगिंदर जी मज़ा आ गया, कोई तो है जो जनता के मुद्दे की बात करता है, बाकियों की क्या कहें। क्या बात है रमेश जी, थैंक यू। मेरा नाम भी ठीक कर दीजिएगा, थोड़ा सा आपने लिखा था, लेकिन आप सब इस तरह प्यार देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारा कार्यक्रम देखते हैं, आगे भी देखते रहना है और पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में फीडबैक भी देना है। मेरे से बाद, मेरे तो जाने का वक्त हो गया। आगे आ रही हैं शिरीन, मिडिल ईस्ट वॉर के चाइनीज़ कनेक्शन पर स्पेशल शो लेकर। अब आपसे कल रात 9 बजे होगी मुलाकात पब्लिक इंटरेस्ट में। तब तक दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।